वालेकुम सलाम बेज़ार. I think काफ़ी लोग आ गए हैं, so we should start our session today. So Behzad, I need your permission to start this session. Behzad, are you listening me? बेहज़ाद, आप सुन रहे हैं या मैं आपको कॉल करूँ नंबर पे? आई थिंक सबको आवाज़ अब क्लियर आएगी, क्योंकि मैं बोल नहीं रही थी तो आवाज़ नहीं आ रही थी. तो जो मैं बोल रही थी तो जिनको आवाज़ आ रही थी वो लोग कह रहे हैं कि आवाज़ क्लियर है. तो अब मुझे अपना सेशन स्टार्ट करना चाहिए. Assalamu alaikum to the all physio community. It's a very tremendous feeling for me right now to meet you all at this platform, which is organized by Health Physio Association. Health Physio Association is working very hard for the physiotherapist as well as the student of physiotherapy. The guys are working very hard and are doing a very virtuous work. One day the guys will be pay off, especially Mr. Behzad. He is a man of honor, seriously. इन्होंने इतने शॉर्ट टाइम में मेरे लिए ये सेशन अरेंज किया और इतने अच्छे तरीके से अरेंज किया. सो आई वांट कि एवरीवन इनको इस सेशन के बाद थैंक यू ज़रूर बोले. सो आई थिंक लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू माई सेल्फ. I am Dr. Amsha Qureshi and I am graduated from University of South Asia in 2019 from the Department of Health Sciences, where the HOD is Ehsan Javed. एंड मिस्टर एहसान जावेद ने सिर्फ हम लोगों को फ़िज़ियोथेरापिस्ट नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने हम लोगों को एक डिफरेंट फ़िज़ियोथेरापिस्ट बनाया, मुझे भी और मेरे सारे कोलीग्स को भी, जो भी हम आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, कि हम आज सब फिज़ियोथेरापिस्ट में बहुत डिफरेंट नज़र आते हैं. सो थैंक यू डॉक्टर एहसान जावेद, आई थिंक जिन्होंने ज्वाइन भी कर लिया होगा अभी तक. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं.
Role of physiotherapy in ICU. I don't know how many of you guys in this live session are students and how many of you are professionals. सो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बता दूँ कि हम लोगों का जो फिज़ियोथेरेपी का एक एंशिएंट सा सोच है हमारी है कि हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ MSK करना है, या हमने ऑर्थोपेडिक्स में जाना है, या हमने किसी किस्म के शैटिका पेन को मैनेज करना है, या हमने स्पाइनल मैनिपुलेशंस ही देनी है। इससे हट के भी एक डोमेन है जिसमें हम लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इस डोमेन को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जा रहा है। स्पेशली थैंक यू मरियम नाज खान, आपने इस लाइव सेशन को ऐड किया और इतने अच्छे तरीके से आप आए। इट्स ऑनर फॉर मी। आईसीयू में जो फिज़ियोथेरेपी होती है वो एक इंटरवेंशनल लाइफ सेविंग टेक्निक्स हैं। एमरजेंसी प्रोसीजर्स में भी हम लोग इनको पढ़ते थे, बट हम उसको समझते थे कि शायद हम लोग जब कोई ज़लज़ला आएगा या शायद कोई एक्सीडेंट हो जाएगा रोड साइड, तब हम लोग जाके उनकी हेल्प किया करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आईसीयू में भी हम लोगों को पेशेंट की लाइफ बचानी होती है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग आईसीयू जो हैं वो काफ़ी टाइप के होते हैं। कुछ पोस्ट ट्रोमेटिक आईसीयू होते हैं, कुछ बर्न आईसीयू होते हैं। यहाँ पे जो मेरा जो टॉपिक है आईसीयू को लेके वो है पोस्ट ऑपरेटिव कार्डिक केयर यूनिट, क्योंकि पाकिस्तान में जो फिज़ियोथेरेपिस्ट इंडक्ट होते हैं किसी आईसीयू में वो होते हैं पोस्ट ऑपरेटिव कार्डिक केयर यूनिट में। तो यहाँ पर हम लोगों का काम क्या होता है, हम लोगों को कैसे स्टार्ट लेना होता है आईसीयू में आके, हम लोगों के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको हमें कैसे परफॉर्म करना होता है। और स्पेशली आज का सेशन उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि अभी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो लोग जॉब करने के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं। क्योंकि हम लोगों को लग रहा होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना हमारी कोई रेफरेंस यूज़ होगी तो हम लोगों को जॉब मिल जाएगी। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आपका नॉलेज भी बहुत मैटर करता है, और उस इंटरव्यू में किस किस्म के क्वेश्चंस आप लोगों से होंगे इसके बारे में भी इस सेशन में बात की जाएगी। प्लीज़ आप सब लोगों को एक बात मैं बहुत एक आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि ये मैं कोई टीचर नहीं हूँ आप लोगों की, ना आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं जिधर मैं लेक्चर देने के लिए आई हूँ। यहाँ पर हम लोग ओपन टास्क क्वेश्चंस भी रखेंगे कि ओपनली आप लोग मुझसे किसी भी किस्म का फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। और हम लोगों को फील्ड में कोई क्राइसिस जो फेस कर रहे हैं, हम सब फिज़ियोथेरेपिस्ट कर रहे हैं, उनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस भी आप लोग मेरे से कर सकते हैं। हम लोग जो पोस्ट ऑपरेटिव कार्डिक केयर यूनिट की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी इस सेशन को वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी से। रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐड करना यहाँ पर इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि हम फिज़ियोथेरेपिस्ट जो कि न्यू फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, सीनियर्स की मैं बात नहीं कर रही, जो न्यू फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत कम होता है। और स्पेशली जो फिज़ियोथेरेपिस्ट आईसीयू में इंडक्ट होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं होता कि कोई काम बता दिया है तो आपने उसको बहुत अच्छे से जो है ना कर लिया तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपने अपना ख्याल सबसे पहले रखना है, उसके बाद पेशेंट का रखना है। हमारे सर एहसान जावेद जब भी एमरजेंसी प्रोसीजर की क्लास देते थे तो वो हम लोगों को ये बात समझाते होते थे कि सबसे पहले अपने आप को बचाएं, उसके बाद पेशेंट को बचाएं। सबसे पहले आप खुद हैं, फिर आपका पेशेंट है। तो ये बात करनी यहाँ पर क्यों ज़रूरी है, उसकी वजह ये है कि आप सब लोगों को पता है कि इस वक्त एक पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है कोरोना की। पेंडेमिक सिचुएशन जब नहीं भी चल रही थी कोरोना की, तब भी आईसीयू में ऐसा ही निज़ाम होता था कि आईसीयू में एंटर हो रहे हैं आप तो आपका जो एक आईसीयू के लिए स्पेसिफिक स्क्रब्स पहने जाते हैं, वो स्क्रब्स आपने पहने हुए हों। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसको आईसीयू में ही आके पहने और उसको आईसीयू के अंदर ही छोड़ के जाएं और उसको आईसीयू से बाहर ना लेके जाएं। जो आपके शूज़ हैं वो भी आप आईसीयू के अंदर ही पहने और उनको आईसीयू से बाहर ना लेके जाएं, क्योंकि आपका ड्रेस, आपका शूज़ जो है वो काफ़ी सारे बैक्टीरिया और वायरस को अपने साथ आईसीयू में लेके आता है, जो कि आपको भी ख़राब करता है और फिर आपके साथ आपके पेशेंट्स को भी ख़राब करता है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने शूज़ और अपने स्क्रब्स को सैनिटाइज़ भी करके रखें और उनको उधर ही हद तक रखें, ना घर लेके जाएं और ना ही उनको वहाँ घर से कोई और कुछ पहन के आएँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
इसके अलावा अगर आप लेडी हैं या आप मेल हैं, जो भी हैं, आपने एक आईसीयू कैप लाजमी पहनी हुई हो, ताकि आपके जो बाल हैं वो निकल के कहीं किसी दूसरे पेशेंट के ऊपर चले ही ना जाएं गलती से भी। गलतियाँ तो इंसानों से होती हैं, फरिश्ते तो नहीं हैं हम, लेकिन फिर भी हम लोगों को हर वो काम करना चाहिए जिससे हम अपने आप को बचा लें गलतियों के ज़मरे में आने से पहले। ठीक हो गया, ये हो गया आपका आईसीयू के अंदर आने से पहले का तरीका। अब आप आईसीयू में अंदर आ गए हैं तो सबसे पहले आप जा रहे हैं बेड नंबर 1 पे। सो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सैनिटाइज़ करें अपने हाथों को, सबसे पहले सैनिटाइज़ करें। सैनिटाइज़ करने के बाद ग्लव्स पहने। ग्लव्स हर बेड साइड पर मौजूद होते हैं, वो ग्लव्स पहने। उसके बाद जो बेड नंबर 1 है या 2 है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेड नंबर 1 से। वहाँ पर उसकी फ़ाइल रखी हुई होती है, और उस फाइल को रखने का मकसद ये होता है कि जो भी कमिंग ड्यूटी पर आ रहा है, चाहे वो फिज़ियोथेरेपिस्ट है, चाहे वो कोई फिजिशियन है, चाहे वो कोई सर्जन है, वो उसको उठाए और उसको रीड करे कि पिछले 3 दिन से या पिछले 4 दिन से, जितने दिन से भी वो पेशेंट एडमिट है, उसकी क्या सूरत हाल चल रही है। थैंक यू मोमना कुरैशी फॉर ज्वाइनिंग। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि फ़िज़ियोथेरेपी के जो मेन इक्विपमेंट्स हैं जो कि आईसीयू में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो ये होते हैं कि एक तो पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल ख़राब नहीं होना चाहिए, उसका ऑक्सीजन मेंटेनेंस रहे, SpO2 भी उसकी मेंटेन रहे, उसकी PO2 भी मेंटेन रहे। और जब किसी पेशेंट की PO2 नीचे जा रही होती है, मतलब कि नीचे 80 से नीचे जा रही होती है, 70 से नीचे जा रही होती है, या वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा होता, तो उसके ऊपर फिजियोथेरेपिस्ट को कॉल कर ली जाती है कि जी आएँ और बताएं कि आपने इस पेशेंट पे अभी तक एफर्ट क्यों नहीं की कि इस पेशेंट की PO2 मेंटेन हो जाए। सो दिस इज़ अ वेरी बिगेस्ट रोल। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम फिज़ियोथेरापिस्ट बैकबोन हैं आईसीयू की। हमारे बगैर ना आईसीयू चल सकता है और ना ही हमारे बगैर कोई पेशेंट ठीक हो के घर जा सकता है। सो अपनी ज़िम्मेदारी को यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है। आप एक सेकंड के लिए भी अपने पेशेंट के ऊपर से नज़र नहीं हटा सकते। और सिर्फ वहाँ पर बेड नंबर 1 नहीं होता, वहाँ पर ऑलमोस्ट 20 बेड्स होते हैं जिनको आप लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एट अ टाइम 20 बेड्स को लुक आफ्टर करना इज़ नॉट ईजी। ये सिर्फ तब है जब आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझेंगे, तभी ये सब कुछ होगा। इसके बाद मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आईसीयू में क्योंकि हम पोस्ट ऑपरेटिव कार्डियक केयर यूनिट की बात कर रहे हैं, तो फिज़ियोथेरेपिस्ट के यहाँ 2 काम होते हैं। 2 काम ये होते हैं कि वो पहले पेशेंट जब ऑपरेट के लिए एडमिट होता है, लाइक प्री ऑप है, तो प्री ऑप में पेशेंट प्री ऑप एडमिट हो जाता है, तो जो फिज़ियोथेरेपिस्ट होता है वो प्री ऑप करने के लिए जाता है। उस प्री ऑप में क्या करना होता है हम लोगों ने, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हमें ज्वाइन किया है इकरा मुकद्दस ने फ्रॉम लाहौर। Thank you, Ikra. She is my colleague and my classmate. She is a very brilliant student of 2019 batch, and I'm feeling very honored कि आपने ज्वाइन किया. Thank you. अब इसमें ये कि प्री ऑप में हम लोगों ने फिज़ियोथेरेपिस्ट ने जो है जाना होता है, तो उसने क्या करना होता है, वहाँ पर जाके पेशेंट से उसका नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें पूछने के बाद हम लोगों ने उसको चेक करना होता है और सारे ग्रेड्स लगा के, एमएमटी के ऑल यू नो के 0 to 5 ग्रेड्स होते हैं। हमें उसकी हैंड मूवमेंट, एल्बो एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और रिस्ट एक्सटेंशन फ्लेक्शन चेक कर लेनी चाहिए दोनों हाथों की। उसके पैरों की सारी मूवमेंट्स हमें करा के चेक कर लेनी चाहिए। इवन उसको हमें चला के भी एक दफ़ा देख लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देखना उस टाइम चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि ये कहीं कोई लर्चिंग गेट तो नहीं है, या ये बिल्कुल अपने दोनों पैरों पे ठीक तो चल रहा था, या इसकी लेग लेंथ तो ठीक थी। ऐसा तो नहीं था कि लेग लेंथ इसकी जो है ना डिस्टर्ब हुई हुई हो। तो ये चीज़ हमने इंस्पेक्ट करनी होती है। इसके साथ साथ हम लोगों ने उसके एक्सरे करवाने होते हैं। एक्सरे रिपोर्ट या तो आई हुई होती है, प्री ऑप से पहले नहीं आई हुई होती, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप एक एक्सरे देखें। उसमें ये देखना होता है कि इसकी लंग्स क्लियरेंस है कि नहीं है, और वो आपने नोट डाउन करना होता है कि हाँ इस पेशेंट की लंग क्लियरेंस है। और उसको सब कुछ समझाना होता है आपने कि देखिए आपका ऑपरेशन होने जा रहा है, तो ऑपरेशन से पहले आप अब रात के टाइम
जो है ना अच्छी तरीके से हफ और कफ, दो एक डिफरेंट मेथड्स हैं। कार्डिक पल्मोनरी सब्जेक्ट में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता था कि हफ और कफ में क्या डिफरेंस है और इन चीज़ों को कैसे परफॉर्म करना है। तो जिस डे उसका ऑपरेट होता है उससे एक दिन पहले हम उसको ये समझा के जाते हैं कि रात के टाइम आपने कोशिश करनी है कि आप एक तो हफ़ करके सोएं और जब सुबह उठें ऑपरेशन पर जाने से पहले तो हफ़ करके जाएं। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो लंग है वो एक स्पूटम प्रोड्यूस करता है और वो स्पूटम 100 ml होता है और वो डेली बेसिस पे नॉर्मल इंसान उसको कैरी कर रहा होता है, लेके जा रहा होता है। और हम उसको शायद आप लोगों ने कभी नोट किया हो या नहीं नोटिस किया हो, हम हफ़ करते हैं और हम कफ़ भी करते हैं समटाइम। वो इट डज़ंट मीन कि हम लोगों को कोई कफ़िंग हो रही है जिसकी वजह से हम लोग कफ़ करें। वो एक हमारा एक नेचुरल रिस्पॉन्स है बॉडी का, वो हम कर लेते हैं। तो ये हमें उस पेशेंट को गाइड करके आना चाहिए कि आपने जो है इस चीज़ को करते रहना है। और फिर थोड़ा सा एक इखलाकियात को शो करते हुए उसको थोड़ा सा जो है ना बकअप भी करके आना चाहिए, ताकि क्योंकि ऑलमोस्ट जो पेशेंट्स होते हैं वो अपना घर छोड़ के आते हैं, स्पेशली जो फीमेल पेशेंट्स होती हैं उनको बहुत टेंशन होती है कि हमारे घर में बच्चे बैठे हैं, हमारे घर में पता नहीं सब कुछ कैसे हो रहा होगा हमारे बगैर। तो उनको थोड़ा सा आपको जो है ना इस चीज़ का एहसास भी दिला के आना चाहिए कि आप यहाँ अकेले नहीं हैं, हम सब लोग हैं आपकी केयर करने के लिए और आप बिल्कुल ठीक हो के जो है ना अपने घर चले जाएंगे। तो ये भी एक डॉक्टर की ड्यूटी है, ये भी करके आनी चाहिए। ये हो गया आपका प्री ऑप। प्री ऑप के बाद जब पेशेंट ऑपरेशन के लिए चला जाता है और उसके बाद जब वो आता है, स्पेशली जो कार्डिक ऑपरेशंस होते हैं उसमें ये होता है कि हमें एक पर्सन की नेचुरल ब्रेथ्स को रोकने के लिए एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट इसमें रोल प्ले करता है कि वो उनको जो है ना इंट्यूबेट कर देता है, ईटीटी उनके अंदर डालता है और इंट्यूबेट कर देता है, जिसकी वजह से उनकी नेचुरल ब्रेथ्स रुक जाती हैं। और उसके बाद 6 आवर्स का ऑपरेट हो या जो है 4 आवर का ऑपरेट हो, उनको उस आईसीयू में एडमिट किया जाता है आफ्टर ऑपरेट। जब उनका ऑपरेशन हो जाता है और उनको एडमिट किया जाता है तो वो पेशेंट इंट्यूबेट हुए हुए होते हैं और उस इंट्यूबेशन को एक्सट्यूबेशन तक लाने तक का जो काम है वो हमारा नहीं है। हमारा काम है एक्सट्यूबेशन से जब उसकी स्टार्ट होती है। अब एक्सट्यूबेशन क्या है, ये जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ अगर तो आप लोगों ने इनको पहले सुना हुआ है तो दैट्स वेरी ग्रेट, लेकिन अगर आप लोगों ने इसको नहीं सुना हुआ है तो प्लीज़ इस चीज़ को सर्च करें, गूगल को, यूट्यूब को पॉजिटिव वे में यूज़ करना सीख लें, इन चीज़ों के सेमिनार्स लें, इन चीज़ों के क्लासेस लें, लाइव डिस्कशंस को फॉलो करें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कोई पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है उसकी डिस्कशन को छोड़ के खुद नॉलेज गेन करना शुरू कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इसमें क्या है कि आपने एक्सट्यूबेशन होनी है। एक्सट्यूबेशन तब होती है जब पेशेंट अपनी नेचुरल ब्रेथ पे वापस आना शुरू हो जाता है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता कि उसके अंदर जो है ना वो ट्यूब या वो कैथेटर अंदर डला रहे, उसकी होती कि मुझे मतलब ये निकालें और मैं खुद से सांस लूँ। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी विल पावर बहुत अच्छी होती है, वो अगर उनका वो 2 o'clock शिफ्ट हुए हैं ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में तो उनको 5:30 जो है ना एक्सट्यूबेट कर दिया जाता है। पर कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनकी विल पावर इतनी अच्छी नहीं होती है, तो उनको आफ्टर 12 आवर्स या आफ्टर 1 डे उनको एक्सट्यूबेट किया जा रहा होता है और जितना लेट एक्सट्यूबेशन हो उतना ज़्यादा इशू भी होता है। सो एक्सट्यूबेशन में हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जब भी एक्सट्यूबेशन होती है तो वहाँ पर सबसे पहले एनेस्थीसिया का कोई डॉक्टर होगा वो वहाँ आ जाता है, तो वो सबसे पहले आके कॉल करता है जी कि फिज़ियोथेरापिस्ट जो भी हैं ऑन ड्यूटी पे वो आ जाएं और मैंने एक्सट्यूबेशन परफॉर्म करनी है। उसमें असिस्ट आप कैसे करते हैं एक्सट्यूबेशन में? सबसे पहले आप पेशेंट की जो है ना पेशेंट्स को आप खुद कहेंगे, एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं कहेगा, आप पेशेंट को कमांड देंगे कि आपके जो पाँव हैं उनको समेटें। उसके पाँव बिल्कुल सीधे होंगे, आप उसको कमांड करेंगे कि अपने पाँव समेट के दिखाएं मुझे और वो आपको समेट के दिखाएगा। अगर तो वो दिखाएगा, यहाँ दो सिनेरियोज आते हैं कि वो दिखाता है या नहीं दिखाता है। अगर तो वो करके दिखा देता है तो उसके बाद हम उससे कहते हैं कि पूछते हैं हम उससे, अगर हम उस टाइम उससे उसका नाम पूछेंगे या अगर हम उस टाइम उससे जो है ना ये पूछेंगे कि तुम किस जगह पर हो, जो कि इमरजेंसी में हमें पढ़ाया जाता था कि टाइम डेट एंड प्लेस
का आपने चेक करना होता है। तो वो जो 3 मेथड्स हैं, इस चीज़ को यहाँ करने की वजह ये है कि मेरे पास एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट आई थी फिज़ियोथेरेपी की। सो वो मुझसे, मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि एक ऐसा पेशेंट है जिसको आपने अवेक कर रहे हैं, तो आप उससे क्या क्वेश्चंस करेंगे। सो उसने मुझे बड़ा इजी सा उसका आंसर किया कि मैडम हम उनसे पूछेंगे कि टाइम डेट एंड प्लेस बता दें। तो मैंने उसको ऊपर उसको कुछ नहीं कहा क्योंकि वो एक स्टूडेंट थी। तो वहाँ हम टाइम डेट एंड प्लेस नहीं पूछेंगे उससे, हम वहाँ उससे ये पूछेंगे कि जो भी उसका नाम है, कि आप पानी पीना चाहते हैं। तो वो आपको सर हिला के रिस्पॉन्स देगा कि हाँ मैं पानी पीना चाह रहा हूँ। अगर वो आपको इन चीज़ों के ऊपर कमांड कर दे, अपनी पाँव समेट ले और कमांड कर ले पानी पीने की, तो आप उसको एक्सट्यूबेशन के लिए जो है ना हिट का बटन देते हैं कि यस ये एक्सट्यूबेट होने के लिए रेडी है पेशेंट। उसमें क्या होगा कि एक्सट्यूबेशन होती है तो वो फेस सारा कवर अप हुआ हुआ होता है, टेप से कवर अप हुआ हुआ होता है या कोई बैंडेज होता है। तो उसमें आप सीज़र पकड़ते हैं और सीज़र पकड़ के उस बैंडेज को काटते हैं, और वहाँ पर आप जो मैनुअल हमारा ऑक्सीजन मास्क होता है उससे ऑक्सीजन देने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि फौरी एक्सट्यूबेशन के बाद इट्स नॉट पॉसिबल कि आपने एक पेशेंट है कार्डिक सर्जरी के बाद वो एडमिट हुआ है और वो एक्सट्यूबेट होते साथ वो अपनी नेचुरल ब्रेथ लेना शुरू कर दे। वो असिस्ट ही हो रहा होता है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन से। तो सेचुरेशन पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो आप उसको मुसलसल पम्प अप करके ऑक्सीजन पम्प से, और जो है ना उसको सेट एक्सट्यूबेशन हो गई पेशेंट की। एक्सट्यूबेशन जैसे ही वो इंट्यूबेशन वाली ईटीटी जो है वो आपके गले में से बाहर निकलती है, पेशेंट के गले में से बाहर निकलती है, तो आप उसको उठा के बिठा देते हैं और फौरी तौर के ऊपर उसके जो पीछे कमर है उसके ऊपर एक होती है परकशन। वो परकशन नहीं है, वो बहुत एग्जैजुरेटिव किस्म की उसको मैं परकशन कहती हूँ, वो आप करते हैं ताकि जो उसके अंदर कोई स्पूटम है या कोई डर्ट पार्टिकल है तो वो उसे कफ करके फौरी बाहर निकाल दे। और मेजॉरिटी ऐसा होता है कि जब एक्सट्यूबेशन के बाद जो है ना आप उसको कफ़ करवा रहे होते हैं तो अच्छा खासा स्पूटम उसमें से बाहर निकलता है, और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो जो पेशेंट होता है वो कुछ ना कुछ बोलने के काबिल होता है। ये हो गया आपका सिर्फ एक्सट्यूबेशन तक रोल। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली राइट इट डाउन। एक्सट्यूबेशन हो गई। एक्सट्यूबेशन के बाद अब आप पेशेंट को पहले, सबसे पहले आप फिजियोथेरापिस्ट हैं, आप क्राइटेरियाज जो हैं एक्सट्यूबेशन के, क्वेश्चन है फ्रॉम चौधरी वकास नवाज़। एक्सट्यूबेशन का क्राइटेरिया मैंने बताया है कि अगर वो आपकी कमांड को फॉलो कर रहा है, कमांड से मुराद ये है कि वो आप उसको कह रहे हैं कि आपने पानी पीना है। इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि क्या आपने पानी पीना है, तो वो आपको कमांड करेगा कि यस मैंने पानी पीना है, और सर हिला के कहेगा, बोल नहीं सकता होगा वो उस टाइम। तो आप उसको एक्सट्यूबेट करने के लिए थम्स अप करेंगे कि हाँ ये पेशेंट एक्सट्यूबेशन के लिए है, इस टाइम इसको कर देना चाहिए एक्सट्यूबेट, ठीक है। इसके अलावा आप उसको एक और कमांड भी देंगे कि जो है ना आप अपने पाँव जो हैं वो मुझे समेट के दिखाएं या इनको थोड़ा सा उठा के दिखाएं। तो ऑब्वियसली ऐसा होता है कि इतना बड़ा प्रोसीजर हुआ होता है पेशेंट के साथ, इतने बड़े एनेस्थीसिया में होता है, एनेस्थीसिया से निकल के आता है वो, तो उसको प्रॉपर तो हर चीज़ अपनी नहीं पूरी मूवमेंट तो नहीं परफॉर्म कर पाता, लेकिन कुछ ना कुछ वो करता है और कुछ से ज़्यादा ही कर रहा होता है वो। तो ये वो क्राइटेरियाज हैं एक्सट्यूबेशन के जिनके बिहाफ पे एक्सट्यूबेशन होती है। आई थिंक चौधरी वकास नवाज आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। अगर पेशेंट, क्वेश्चन है जी ईमान इशफाक का, कि अगर पेशेंट फुट को ना समेट सके, तो अगर वो नहीं समेट सकेगा तो हम उसको कमांड देंगे कि इस पाँव को थोड़ा सा ऊपर उठा के दिखा दें हमें, तो वो उसको दिखा देगा उठा के। तो ये एक चीज़ है। और समटाइम्स ये होता है कि सिर्फ पाँव को नहीं, कोई एक बहुत सीनियर किस्म का फिजियोथेरापिस्ट होगा तो वो तो चाहेगा कि ये मुझे दोनों हाथों को भी ऊपर उठा के दिखाए, ठीक है। परकशन कितनी नहीं, ये क्वेश्चन है हुदा अनाब ने किया है, परकशन कितनी देनी। परकशन जब आप उसको उठा के बिठाते हैं तो एक अग्रेसिव किस्म की आप उसको परकशन देते हैं, और उसमें आप एक्चुअली वो पेशेंट इस तरीके का होता है कि आप उसको संभाल भी रहे होते हैं कि ये गिर ना जाए, और दूसरे हाथ से आप उसको परकशन दे रहे होते हैं। वो अग्रेसिव होनी चाहिए, और 5 to 6 अटैम्प्ट्स में वो स्पूटम अपना बाहर निकाल लेता है। तो वैसे तो इस चीज़ का जो प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि 5 से 6 अटैम्प्ट्स में परकशन के वो स्पूटम बाहर निकाल लेता है।
लेकिन अगर 5 से 6 में कोई पेशेंट है वो नहीं निकाल पा रहा तो आप उसको परकशन देते रहें, ठीक है। और परकशन के लिए एक इस मामले में सबसे ज़्यादा चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि उसे थोड़ा सा ना झुका के आप परकशन दें, क्योंकि जितना वो पेशेंट झुक के परकशन लेगा ना उतना ईजीली वो स्पूटम को बाहर निकालेगा। ठीक हो गया। आई थिंक हुदा नाब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। ठीक हो गया। इसके बाद एक्सट्यूबेशन में एक और क्वेश्चन आया है लाइबा न्याजी का कि मैम अगर पेशेंट हमारी कमांड को फॉलो नहीं कर रहा है तो हम एक्सट्यूबेशन डिले कर देते हैं। जी बिल्कुल, एक्सट्यूबेशन में डिले हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि एक्सट्यूबेशन के क्राइटेरियाज मैंने 2 दफ़ा बता दिए हैं कि जब तक वो कमांड फॉलो नहीं करेगा तब तक हम एक्सट्यूबेट नहीं करेंगे उसको। और हमने एक्सट्यूबेट नहीं करना होता, हमने असिस्ट करना होता है। हम जस्ट वहाँ पर कमांड्स दे रहे होते हैं, एनेस्थीसिया वाले भी कमांड्स दे रहे होते हैं, उनकी कमांड्स कुछ और होती हैं, हमारी ये 2 कमांड्स होती हैं। 3 कर लें, अपर लिम को भी कर लें, लोअर लिम को भी इंक्लूड कर लें। अब एक और क्वेश्चन है, इफ़ द पेशेंट इज़ नॉट शोइंग एनी पॉजिटिव रिस्पॉन्स व्हाट डज़ इट मीन। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसकी विल पावर इतनी कोई अच्छी नहीं है तो वो इतनी जल्दी एक्सट्यूबेट नहीं हो सकता, तो आप उसको रहने दें तो वो थोड़ी देर बाद रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है अरसलान अहमद सियाल का कि एक्सट्यूबेशन से पहले ऑक्सीजन देते हैं या बाद में। ऑक्सीजन तो थ्रू आउट चल रही होती है, क्योंकि जब हम इंट्यूबेट एनेस्थीसिया वाले इंट्यूबेट करते हैं पेशेंट को, ईटीटी डालते हैं, तो वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन तो उसी टाइम से उसको देना शुरू कर देते हैं, और वो ऑक्सीजन तब तक उसकी चलती रहती है जब तक कि वो मोबिलाइज हो के रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए और ऑक्सीजन सेचुरेशन अपनी मेंटेन ना कर ले। हम परकशन कैसे करेंगे, नीलम सुजैन का क्वेश्चन है जी। हम परकशन कैसे करेंगे, हम परकशन कैसे करेंगे, ये परकशन आपका जो एक स्टेप है, इस तरीके से आप कप बनाते हैं अपने हाथ से और उसके बाद आप उसको बिठाते हैं। ये एक आपका जो राइट हैंड होता है वो आपने उसको आगे से ग्रिप किया हुआ होता है उसकी शोल्डर को कि कहीं वो गिर ना जाए पेशेंट। यहाँ से आप उसको आगे से ग्रिप नहीं कर सकते क्योंकि कैबेज में आपके फ्रंट पे स्टिचेस होते हैं, आप उसको ग्रिप नहीं कर सकते। आप उसको उसके शोल्डर से जो है ना ग्रैप करके रखते हैं और पीछे से राइट साइड से आप उस अपने हैंड से उसको ग्रैप करते हैं और पीछे से आप उसको कप बना के उसको परकशन देते हैं। और ये इतनी ज़ोरदार किस्म की आवाज़ होनी चाहिए कि पूरे आईसीयू में आप परकशन दे रहे हैं उसकी आवाज़ आए। इतनी एग्रेसिव किस्म की होनी चाहिए परकशन। इतनी भी नहीं होना चाहिए कि पेशेंट दर्द में ही आ जाए, इसका मतलब ये है कि अच्छी खासी हो। तो जी एक और क्वेश्चन है, अगर इन साइड ऑफ थाई में टाइटनेस महसूस हो जाए मसल पे, ये क्या क्वेश्चन है, मुझे ये समझ ही नहीं आया वैसे। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है जी अरूज सिद्दीक साहिबा का कि एक्सट्यूबेशन और परकशन किन पेशेंट्स को देते हैं। एक्सट्यूबेशन और परकशन उन पेशेंट्स को देते हैं बेटा जी जो आईसीयू में होते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स होते हैं, जो इंट्यूबेट हुए हुए होते हैं, उनको देते हैं। और परकशन नॉर्मली भी हम उन लोगों को देते हैं जिनकी चेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, तो उनकी चेस्ट अच्छे तरीके से काम कर ले, उनकी लंग्स अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर दें, एंड्योरेंस मेंटेन कर लें, तो भी हम परकशन देते हैं। कि अगर कोई पेशेंट है एटिलेक्टेसिस में आ गया है या लाइट से वे में निमोनिया उसको है, तो हम तब भी उसको देते हैं परकशन। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, सॉरी। मेरे ख्याल में एक्सट्यूबेशन से रिलेटेड अच्छा एक और क्वेश्चन है अंबर नवाज़ का कि मैम आफ्टर मेजर कार्डिक सर्जरी क्या हम एग्जैजरेटेड परकशन दे सकते हैं। बेटा एग्जैजरेटेड परकशन देने का मतलब आई डोंट नो आपकी नज़र में क्या है। एग्जैजरेटेड तो नहीं हो सकता, आपका एक ही हाथ है, आप उसको जो है ना 5 में तो नहीं ना डिवाइड कर सकते। लेकिन ये है कि अटैम्प्ट्स हैं परकशन की कि 5 to 6 अटैम्प्ट्स आप उसको देते हैं परकशन की, तो वो जो है ना स्पूटम निकाल लेता है। और अगर वो नहीं कर पाता तो फिर हम उसको कहते हैं कि ना फोर्सफुली हम उसे कहते हैं कि कफ करो, फिर वो कफ करता है। और कुछ पेशेंट होते हैं जो बहुत नॉन कोऑपरेटिव होते हैं, वो हमारे पीछे जितनी मर्ज़ी हम उनको परकशन कर लें वो नहीं निकालते स्पूटम बाहर, तो हम उनको कहते हैं ठीक है अब आप हम हार गए, अब आप कफ कर लें, तो फिर वो कफ करते हैं तो स्पूटम बाहर आता है।
अच्छा, एक निम्रा चौधरी हैं, उनका क्वेश्चन है कि मीडियल साइड ऑफ थाई पे टाइटनेस के लिए कौन सी एक्टिव एक्सरसाइजेज हैं और इसकी वजह क्या है। ये मेरे ख्याल में एक्सटिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है, बट आई एम नॉट इग्नोरिंग दिस क्वेश्चन। इसको मैं आंसर ज़रूर करूँगी, बट एट द एंड ऑफ द सेशन। एक्सटिवेशन से रिलेटेड मेरे ख्याल है जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, अब पेशेंट एक्सट्यूबेट हो गया, लेट गया वो आराम से, सबसे पहले उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरे किसी घर वालों को आप बुला दें, तो वो बुला देना चाहिए। उसके बाद जो बस वही काम आपने करना है कि वो बुला दे, और उसके बाद आपने बिल्कुल सहारा नहीं करना कि अभी चलो अभी पेशेंट एक्सट्यूबेट हुआ है तो मैं थोड़ी देर बाद जाके उसे देख लूँ। नहीं, फ़ौर ही आप उसके पास जाएं और उसको कहें। इंसेंटिव स्पायरोमीट्री का वर्ड ज़रूर सुना हुआ होगा सब लोगों ने। तो वो इंसेंटिव स्पायरोमीट्री है, वो प्री ऑप में ही जब हम लोग जाते हैं तो जो पेइंग फैमिली होती है उसको, पुअर फैमिलीज़ को तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हैं वो खुद से दे देते हैं, और जो पेइंग होती हैं उनको हम ऑर्डर दे देते हैं कि आप इसको मंगवा लें, ऑपरेशन के फ़ौरी बाद हम आपको कॉल करेंगे और मंगवा लेंगे इंसेंटिव स्पायरोमीट्री। इंसेंटिव स्पायरोमीट्री का जो मकसद होता है वो ये होता है कि जो कार्डिक ऑपरेट्स होते हैं, आईसीयू में पेशेंट्स होते हैं, उनका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन का जो स्टेमिना है वो बहुत कम होता है। तो उसमें अब ज़्यादातर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सब लोगों के समझने की, कि आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप 5 इयर्स की डिग्री कंप्लीट करके बैठे हुए होते हैं, इतना कुछ पढ़ के बैठे हुए होते हैं। तो कभी भी उनको ये मत बोलें कि आप ये बॉल उठा रहे हैं। आप पेशेंट से बात करें, ठीक है, आप ज़रूर उसको समझाएं कि ये आपने बॉल उठानी है, या चलो कोई नॉन एजुकेटेड है तो उसको बोलें ये आपने जो गेंदें ना ये उठानी है आपने, या आप ज़रूर बोलें। लेकिन उसके बाद आप जो है ना इस सब को बोलने के बाद आई थिंक एक और क्वेश्चन आया है, हाउ मच इफेक्टिव एंड इंसेंटिव स्पायरोमीट्री फॉर कोविड पेशेंट। ये कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन है। इसको मैं आंसर ज़रूर करती हूँ, बट लेट मी कंप्लीट माय वर्ड्स। इसमें यह है कि इंसेंटिव स्पायरोमीट्री में 3 बॉल्स होती हैं, तो उसमें आप पेशेंट को तो समझाने के लिए कह रहे होते हैं जी ये आपने तीनों गेंदें उठानी है लाजमी। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आपसे कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सीनियर आ गया है, सीनियर नहीं भी आया है, कोई साथ में कुलीग आ गया है आपके, या कोई फिजिशियन या सर्जन आ गया है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि जी ये कितनी पेशेंट जो है ना कितनी बॉल्स उठा रहा है। वो तो आपसे पूछ रहा है इस सेंस में कि वो कितनी बॉल्स उठा रहा है, लेकिन आप उसको जब भी आंसर करें तो उस इंसेंटिव स्पायरोमीट्री के ऊपर एक एक जो उसका बॉल का एक एरिया है उस पर लिखा हुआ है कि ये जो है ना 600 है, ये 900 है, ये 1200 पर सेकेंड है। तो आप उसको हमेशा इस चीज़ में जवाब दें, अगर वो एक बॉल उठा रहा है सो इट्स मीन कि वो 600 पर सेकेंड जो है ना वो उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। तो 600 के हिसाब से बोलें, 600 बोलें। अगर एक बॉल उठा रहा है, 2 बॉल उठा रहा है तो 900 बोलें, 3 उठा रहा है तो 12 बोलें। कभी भी इस चीज़ का आंसर ना करें कि ये बॉल्स उठा रहा है, क्योंकि आपसे जो भी क्वेश्चन करेगा वो फिजिशियन होगा, वो सर्जन होगा, हो सकता है वो वाइस चांसलर भी हो अगर वो राउंड पर है। तो ये एक गलत नेगेटिव चीज़ है कि अगर फिजियोथेरापिस्ट जो 5 साल की डिग्री कंप्लीट करके बैठा हुआ है वो ये बोल दे कि जो है ना ये बॉल्स उठा रहा है। उसको ये बोलना चाहिए कि ये 600 पर सेकेंड जो है ना इसको इंड्योरेंस मेंटेन करने के लिए इतनी ब्रेस्ट कर रहा है, इतना इतना वर्क कर रहा है, रिस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस कर रहा है वो इस टाइम। ठीक हो गया, ये हो गया इंसेंटिव स्पायरोमीट्री। इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि जितना पेशेंट इसको जो है ना करता रहेगा इस एक्सरसाइज को, उसके लंग्स उतने बेहतर होते रहेंगे। लंग्स बेहतर होते रहेंगे तो उसका जो एक्सरे है वो अच्छा आ जाएगा। अब एक्सट्यूबेशन के बाद जो नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पेशेंट का एक्सरे होगा। आपको एक्सरे देखना आना चाहिए। एक्सरे देखना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग रेडियोलॉजी को पढ़ते हैं, पढ़ते तो हम बहुत कुछ हैं एज ए स्टूडेंट, लेकिन हमें एहसास तब होता है हमारी चीज़ों का जब हम जॉब्स पर आ जाते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं आता, पता नहीं हमने क्या किया 5 सालों में। तो उसमें आप क्या करते हैं कि जो आपका एक्सरे होता है उसमें आपने देखना होता है कि जो लंग्स हैं वो वाइटिश हैं या वो ब्लैकिश हैं। तो मेजॉरिटी ये होता है कि कार्डिक सर्जरी के बाद पेशेंट के जो लंग्स होते हैं उसकी जो एक लोब होती है, 2 लोब्स हैं लंग्स की, एक लोब होगी उसकी जो वाइटिश होनी शुरू हो जाएगी। अगर वो हल्की वाइट है या वो पूरी वाइट भी हो चुकी है तो ये आपकी एक बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके जो लंग्स हैं
वो क्लियर रखने चाहिए आपको। और उसको रखने के लिए आपको परकशन भी देनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा आप उस टाइम पेशेंट को परकशन देंगे उतना ज़्यादा वो अपने अंदर से स्पूटम बाहर निकालेगा। जितना वो स्पूटम बाहर निकालेगा उतना उसके जो लंग में से जो वाइटिश पार्ट हमें एक्सरे में नज़र आ रहा है वो कम नज़र आएगा। क्योंकि जब ऑन राउंड कोई भी फिजिशियन आएगा, स्पेशली सर्जन भी आएगा, तो वो किसी को कुछ नहीं कहेगा। वो फिजियोथेरापिस्ट को कॉल करेगा और कहेगा कि आप इस पेशेंट पे वर्क नहीं कर रहे, ये देखें, इसके लंग्स देख लें, इसका एक्सरे देख लें। तो उस टाइम आपकी 10 लोगों में इंसल्ट हो, उससे बेहतर है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए अपने जो एक्सरेज हैं, पेशेंट के जो एक्सरेज हैं, उनको उसी तरीके से पढ़ें, समझें और उसको प्रकशन करवाते रहें। और पेशेंट इस तरीके का होता है कि वो ना झूठ बहुत बोलेगा। वो ये कहेगा कि हाँ हाँ मैंने तो तीनों कॉल्स उठा ली थी और आपके जाने के बाद, और बार बार उठाता रहा हूँ, लेकिन आप उससे कहेंगे चलें ठीक है, उसकी बात पे आपने एतबार नहीं करना। आप उससे ये कहेंगे कि ठीक है आप मेरे सामने इसको उठा के दिखाएं। जब वो आपके सामने उठा के दिखाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उससे कितनी बॉल्स उठ रही हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक होगी इंसेंटिव स्पायरोमीट्री की बात, परकशन की बात। इसके बाद जो एक अब यहाँ पर इंसेंटिव स्पायरोमीट्री से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लें आप लोग, क्योंकि इसके बाद एक और ही टाइप का पार्ट स्टार्ट होगा। थैंक यू हेल्थ फिजियो एसोसिएशन। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। जो कोविड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर दीज क्वेश्चन बट एट द एंड ऑफ द सेशन, क्योंकि ये कोविड से रिलेटेड नहीं हो रहा है सेशन। अच्छा जी, चलें, मेरा ख्याल है इंसेंटिव स्पायरोमीट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे करते हैं। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट चीज़ आती है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन और PO2 मेंटेन करनी होती है। ये एक आपकी मतलब आईसीयू में मुझे समझ में ये नहीं आता कि मैं आप लोगों को किस स्केल पे मेजर करके दूँ कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बड़ी है और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम बड़ी है। सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी 100 के स्केल पर है। उसमें ये है जो कि ऑक्सीजन का PO2 का मैटर है, वो ये है कि पेशेंट की ऑक्सीजन सेचुरेशन आपने मेंटेन करनी होती है। एक तो है SpO2, वो तो आपने ऑक्सीमीटर लगाया और आपको उस पर नज़र आना शुरू हो गया कि कितनी ऑक्सीजन जा रही है। और एक है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, उसमें आप चेक कर रहे होते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर कितनी जा रही है। उसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप कॉन्टीन्यूसली पेशेंट को देखते रहें। वहाँ पर उसके चार्ट्स पड़े होते हैं उस पेशेंट के, जिसमें बहुत अच्छे से लिखा होता है कि इसकी PO2 मॉर्निंग में इतनी थी, इवनिंग में इतनी है, नाइट में इतनी है। तो उसको आप पढ़ते रहें, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि लास्ट 3 डेज़ में इसकी PO2 इतनी थी, आज 4th डे है तो आज इसकी PO2 मेंटेन हुई है या पेशेंट नीचे इसकी तरफ जा रहा है। ठीक हो गया। अब PO2 आपने कैसे मेंटेन करनी है। PO2 मेंटेन करने का बहुत अच्छा जो तरीका होता है वो ये होता है कि हम नेबुलाइज करते हैं पेशेंट को। नेबुलाइज करने में आपका एक जजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेबुलाइज करने के लिए 3 चीज़ें होती हैं कि एटनक्लानन है, म्यूकुलेटर है। तो मेजॉरिटी एटनक्लानन जो होता है उससे नेबुलाइज हो रहा होता है पेशेंट, ठीक है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आप खड़े भी हो ना तो आपको उनके अंदर से ना, उनके लंग्स में से स्नोरिंग, वो सांस ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन मास्क में लगा होता है लेकिन स्नोरिंग की आवाज़ उनके अंदर से आ रही होती है। तो आप क्या, आपको चाहिए फटाफट अपना स्टेथोस्कोप उठाएं और उसकी जो है ना बैक पे जाके ना उसको सुने, तो वो स्नोरिंग की बहुत अच्छी सी खरखर सी आवाज़ आपको सुनाई देगी। अगर तो ऐसा पेशेंट है तो आप लोग म्यूकुलेटर से, ये जो वर्ड्स हैं म्यूकुलेटर हैं, एटनक्लानन हैं, ये चीज़ें जब तक मैं आईसीयू नहीं गई थी मुझे भी नहीं पता था। इसलिए मैं नहीं चाहती कि जो अपकमिंग फिजियोथेरापिस्ट हैं वो भी इनसे बिल्कुल जो है ना ज़ीरो हो, उनको पता ही ना हो कि ये क्या हो रहा है। तो उसमें ये कि एटनक्लानन, तो जब स्नोरिंग की आवाज़ आ रही है तो आप म्यूकुलेटर से उसको नेबुलाइज करते हैं। और जब स्नोरिंग की आवाज़ नहीं आ रही है तब भी नेबुलाइज तो करना ही करना है, क्योंकि आपने उसकी जो एक्सरे है उसको बेहतर करना होता है। और कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं होता, चाहे उसकी विल पावर अच्छी हो या ना हो, या वो जितना मर्जी हेल्दी हो, इट डजेंट मैटर। लाजमी ये चीज़ होती है कि उस पेशेंट का जो एक्सरे होता है वो वाइटिश हुआ हुआ होता है। तो उस, क्योंकि देखें एक 4 to 5 आवर्स के टाइम पीरियड में वो खुद नॉर्मल ब्रेथ नहीं लेता, स्पूटम जा रहा होता है, मेडिसिन इतनी सारी उस बेचारे को लगी हुई होती हैं। तो उस टाइम में बहुत
बहुत कुछ 100 ml तो हम नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं, तो एक जो है ना नेचुरल कंडीशन नहीं है उसमें वो कितना प्रोड्यूस करता होगा, तो वो वाइटिश हो जाते हैं लंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने उसको एटन क्लैरन से मॉर्निंग में, इवनिंग में, और हो सके तो नाइट में भी जो है ना उसको। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जो फिज़ियोथेरेपिस्ट आईसीयू में इंडक्ट होते हैं, वो फिज़ियोथेरेपिस्ट सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग ड्यूटीज़ नहीं परफॉर्म करते, सम टाइम्स बल्कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स उन्हें नाइट ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करनी पड़ती हैं, क्योंकि नाइट ड्यूटीज़ में 12 आवर होते हैं और 12 आवर में पेशेंट को कुछ भी हो सकता है, तो उसमें भी नाइट ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है। तो आप लोग अपने आप को ये बस समझेंगे हम फिजियोथेरेपिस्ट बन गए हम तो नाइट ड्यूटीज़ करेंगे ही नहीं। ठीक हो गया। यहाँ पर आगे बात नेबुलाइज़र की। अब इसमें ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, अभी तक तो मैंने आपको जो कुछ भी बताया है ना वो नॉर्मल पेशेंट्स का बताया है, इसमें कोई क्रिटिकल पेशेंट नहीं है, ठीक है। नॉर्मली पेशेंट में ये सब कुछ होता है, ठीक है। और हाँ बेटा, ये किसका क्वेश्चन है? आई डोंट नो, ये फमा सुहेल है इनका नाम, आई डोंट नो क्या है। क्रिप्टस साउंड भी अगर हेयर होगा तो भी आप जो है ना उसको म्यूकुलेटर से ही नेबुलाइज करेंगे, क्योंकि म्यूकुलेटर एक जो है ना 3rd ग्रेड का नेबुलाइज़र है। जब आप उससे जो है ना किसी पेशेंट को नेबुलाइज करते हैं तो बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट आता है, और उसकी जो सेचुरेशन होती है वो एकदम से जो है ना 90s में चली जाती है, और सर्जन जो आपके साथ खड़ा हुआ हो या जिसका वो केस हो वो बड़ा खुश होता है आपसे और आपको अप्रिशिएट करता है। ठीक हो क्या? अब कोई पेशेंट जमील कह रहे हैं जी कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, मैं और ज़ोर से बोलना शुरू कर देती हूँ। बताइएगा जमील कि दोबारा आवाज़ आपको आ रही है ठीक से या नहीं आ रही है। अच्छा जी, उसके बाद नेबुलाइज़र के बाद बात ख़त्म हो गई। ये सारी चीज़ें वो थी मैंने आप लोगों को बताया जो कि नॉर्मल पेशेंट्स में होती हैं। अब बात आती है क्रिटिकल पेशेंट्स की। आईसीयू में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आपको मिलेंगे पोस्ट ऑप के बाद जो कि कभी भी अपने बेड मतलब अपने रूम में जो या वार्ड में शिफ्ट नहीं हो सकते होते। क्यों नहीं हो सकते होते? क्योंकि एक तो वो कुछ पेशेंट्स तो इस तरीके के होंगे ना कि नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट्स होंगे, कुछ अल्लाह ताला की तरफ से भी होता है कि नहीं हो पा रहे होते हैं ठीक। उसमें क्या होता है जब एक पेशेंट सी पैप और बाय पैप का वर्ड शायद आप लोगों ने सुना हो, या अगर नहीं सुना है तो इसको प्लीज़ राइट डाउन कर लें और इसको भी गूगल और यूट्यूब पे जाके सर्च करें, इसकी क्लासेस लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कैसे ऑपरेट करते हैं वेंटिलेटर को। वेंटिलेटर पे हमारा काम है, क्योंकि जो हमारा ये रोल है वेंटिलेटर्स को संभालना, सी पैप को संभालना, बाय पैप की सेटिंग करना, बाय पैप को कैसे अप्लाई करना है, बाय पैप क्यों ज़रूरी है, और ये तो मैं बता दूंगी इंडिकेशंस बाय पैप की आपको। लेकिन जमील आपको ही मुझे लगता है आवाज़ नहीं आ रही, बाकी तो सबको आ रही है, कोई भी कंप्लेन नहीं कर रहा आवाज़ के लिए। अच्छा, तो खैर उन्होंने ये यहाँ मैंने ये बताना था कि ये आप लोग इसको सर्च कर लें। बाकी मैं आप लोगों को इसकी वजह बताती हूँ। बायपैप वेंटिलेटर के ही मोड्स हैं। वेंटिलेटर, चलो अब पूरी बात अब वेंटिलेटर पे स्टार्ट हो रही है। वेंटिलेटर्स के 2 मोड्स हैं, एक उसका स्पॉन्टेनियस मोड है, एक और एक उसका नॉन स्पॉन्टेनियस मोड है, ठीक है। जब पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में होता है ना तो हम उसको हम नहीं, फिजिशियन उसको नॉन स्पॉन्टेनियस मोड पे डाल देते हैं, ठीक है। उसमें ये जो प्रॉपर इसके डिस्क्रिप्शंस हैं वो आप लोग इसको काइंडली ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इम्पॉर्टेंट भी है और पेशेंट की लाइफ सेविंग के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक हो गया। इसमें क्या होता है कि फिजिशियन आपको ऑर्डर दे के जाता है कि जो है ना आप इसको जी ट्रायल्स देना शुरू करते हैं। एक पेशेंट वेंटिलेटर पर है और वो ऑर्डर्स दे के जाएगा कि आप इसको ट्रायल्स देना शुरू कर दें। तो ट्रायल्स आप उसको कैसे देंगे? ट्रायल्स देने का ये तरीका है कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस मोड पर है तो उसको स्पॉन्टेनियस मोड पर लेके आना है। स्पॉन्टेनियस मोड को वो स्टार्टिंग में कुछ सेकंड्स के लिए बेयर करेगा, उसके बाद फिर मिनट्स पर आ जाएगा, फिर जो है ना और पर आ जाएगा, फिर ऐसा होगा कि वो पूरी पूरी शाम पूरी पूरी रात निकालेगा, ठीक है। ये काम एक फिज़ियोथेरापिस्ट का होता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे जो अब तक लगती है आईसीयू में वो यही है कि जो पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाता है ना वो पेशेंट वेंटिलेटर का एडिक्ट हो जाता है। हम ज़्यादा टाइम पेशेंट को वेंटिलेटर पे नहीं रख सकते, हमें उसको हटाना होता है उससे, ठीक है। अब उसको हटाने का तरीका ये है कि अगर कोई लाइफ सेव रहे, HPA बहजाज, मैं चाह रही हूँ कि आप आसमा असलम को अच्छे से आंसर कर दें।
अब उसमें ये है कि आपने उसको उसकी एडिक्शन से हटाना है, तो आप क्या करेंगे कि आप जो है ना वहाँ पर जो कि पेशेंट है उसके सामने आप खड़े हुए हैं, जिसको आपने ट्रायल बेसिस पे डालने के लिए स्पॉन्टेनियस मोड पे डाला है, वहाँ पर आप कहीं पे भी नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप उसका मोड चेंज करेंगे और आप जाएंगे और जाके जो है ना अपना मोबाइल देखना शुरू कर देंगे या कोई चाय पीने के लिए चले जाएंगे। आप वहीं पे खड़े रहेंगे और मुसलसल उसको मॉनिटर करते रहेंगे कि उसकी सेचुरेशन अप हो रही है, डाउन हो रही है, क्या हो रहा है, वो देखना है। जैसे ही सेचुरेशन 70 और 60s में जाने लगे तो ठीक है, आप बस टाइम नोट कर लें कि ये 3 सेकंड्स के लिए या 4 सेकंड्स के लिए जो है ना बेयर कर चुका है, उसके बाद ये नहीं कर रहा, और उसको राइट इट डाउन करें ताकि नेक्स्ट डे या कमिंग राउंड पे जो फिजिशियंस हैं वो उस चीज़ को आके पढ़ें कि उसने इतनी देर के लिए किया है, और आप लोगों को भी अप्रिशिएट करें कि ठीक है, आप लोगों ने अगर 3 मिनट के लिए भी लिखा हुआ है या 3 सेकंड के लिए भी लिखा हुआ है कि उसने बेयर किया है, तो वो आपकी जो मेहनत है वो उनको नज़र आए कि आप काम कर रहे हैं और आप यहाँ पे खड़े होकर पेशेंट को देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप हॉस्पिटल्स में जॉब करेंगे और स्पेशली आईसीयू में जॉब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर क्रिटिसाइज और डिग्रेड करने के लिए जो साथ खड़ी हुई नर्स होती है वो भी काफ़ी होती है। ठीक हो गया। अक्सा शेख का क्वेश्चन है, मैम रिपीट अबाउट स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। बेटा ये वेंटिलेटर्स के मोड हैं, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस मोड। पेशेंट हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस मोड पर ही होगा जब वो वेंटिलेटर पर होगा। ज़रूरी नहीं है, केस टू केस वेरी करता है। ठीक है, जब हम उसको स्पॉन्टेनियस मोड पे लेके आते हैं ना, तो उसके लिए हम उसको ऐसे ही नहीं लेके आते हैं, हम उसको ट्रायल्स देना शुरू करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम उसको जो है ना प्रॉपर स्पॉन्टेनियस मोड पे ले आते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर आ गई ये स्पॉन्टेनियस वेंटिलेटर्स। उसके बाद है जी बाईपैप। ऑर्डर्स में लिखा हुआ होता है जी कि आपने इसको बाईपैप 2 दफ़ा लगाना है या 3 दफ़ा लगाना है। बाईपैप क्यों लगाया जाता है? ये एक इसलिए लगाया जाता है बाईपैप। बाईपैप की सेटिंग आप लोगों को आनी चाहिए। आई एम थिंकिंग कि इस सेशन के अलावा भी जो है ना एक वर्कशॉप भी होनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, आई थिंक क्वेश्चन ही है ये कि फिजियोथेरेपिस्ट कैसे करेगा नॉन स्पॉन्टेनियस से स्पॉन्टेनियस मोड पे। फिजियोथेरेपिस्ट कैसे करेगा? फिजियोथेरेपिस्ट उसका जो है ना वहाँ पर जो वेंटिलेटर होता है उसका एक बटन होता है वहाँ पर, जिससे जो है ना शफल हो जाता है, शफल करना होता है बेसिकली, तो वो उसको शफल कर देता है। ठीक हो गया शफल। ये है वेंटिलेटर्स की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। जो कुछ न्यू वेंटिलेटर्स हैं वो इस तरीके के भी हैं। जो पुराने वेंटिलेटर्स हैं पुराने ज़माने कदीम ज़माने के, उनमें ये होता है कि जो है ना वो बाकायदा तौर पे वेंचुरी उन्होंने ऐड की हुई होती है। यहाँ ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ होता है और पूरा पाइप जा रहा होता है, वेंटिलेटर के साथ अटैच होता है। तो जब आप मोड चेंज कर रहे होते हैं तो वो वेंचुरी बीच में ऐड कर देते हैं, तो उस वेंचुरी को आपको निकालना होता है। दो तरीके ये तो खैर जब आई थिंक अच्छा जी कौन कह रहे हैं जी, हुदा आप कह रही हैं जी कि डू वर्कशॉप ऑन इट। चलें, जो जो लोग वर्कशॉप के ख्वाहिशमंद हैं ज़रा वो अपनी ख्वाहिश का यहाँ इजहार करें ताकि वर्कशॉप के बारे में भी सोचा जाए। अच्छा जी, यहाँ पर वेंटिलेटर के मोड्स की बात ख़त्म होती है तो शुरू में यहाँ पर ये बात करूँगी कि ये तो पता चल गया है आप लोगों को कि एडिक्शन भी छुड़ाना हमारा काम होता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सक्शनिंग। सक्शनिंग इसमें ये है कि सक्शनिंग के लिए आप जो पेशेंट जिसके अंदर ट्रेकिया डली हुई है, ट्रेकिया डली हुई है तो वो वेंटिलेटर पर है, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको सक्शनिंग करनी पड़ेगी। सक्शनिंग एक प्रैक्टिकल वर्क है। सक्शनिंग का एक तरीक़ेकार है कि आप उसका जो लंग के अंदर जो भी स्पूटम है वो उसको आप बाहर निकाल रहे होते हैं। ठीक है, उस स्पूटम को बाहर निकालने का तरीका ये कि आप सक्शनिंग करेंगे। सक्शनिंग में बहुत सारे कैथीटर्स हैं, हर टाइप के हैं। उसमें ये है कि आपने देखना होता है कि जो पाइप है मोटा है या बारीक है, किस किस्म का है। तो आप इसकी जो सिलेक्शन है इस पाइप की वो मैटर करती है कि पेशेंट की हालत कैसी है। ठीक है, हालत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने कोई मोटी पाइप वाला जो है ना ले लिया है सक्शन पाइप, तो उससे ये होगा कि जो है ना वो ब्लीड कर जाएगा। जब आप सक्शन कर रहे होंगे तो वो अंदर से ब्लीडिंग आ रही होगी उस पाइप में से सारी, तो ये आपकी मिस्टेक है। तो यहाँ पर आप लाइट जो बहुत बारीक सा थिन सा किस्म का जो कैथीटर पाइप होगा वो आप यूज़ करेंगे। और पाइप को पकड़ने का एक प्रॉपर तरीका है कि उसको टिल्ट करके पाइप को आगे से पकड़ना होता है, और वहीं से ही पता चल जाता है कि जो फिजियोथेरापिस्ट है वो कितना कोई एक्सपर्ट है।
ठीक है, वो सक्शनिंग आप करते हैं। जब आप पेशेंट की सक्शनिंग करते हैं, ये एक ऐसा काम है जो बोलता है, कुछ काम बोलते हैं। फिजियोथेरेपी एक ऐसी डोमेन है जिसमें हमारा जो काम है वो बोलता ज़रूर है, लेकिन थोड़े टाइम बाद बोलता है। चाहे वो आप एमएस के उठा लें, ऑर्थोपेडिक्स उठा लें, कुछ भी उठा लें, लेकिन वहाँ आईसीयू में जब आप सक्शनिंग करते हैं और फौरी तौर पे आप मॉनिटर देखें तो जो उसकी सैचुरेशन होती है वो एकदम से बढ़ जाती है। तो जो सर्जन साथ खड़ा हुआ होता है या वो फिजिशियन खड़ा हुआ है, वो एकदम से आपको अप्रिशिएट करता है कि वाओ दैट्स वेरी ग्रेट, उसकी सैचुरेशन मेंटेन हो गई है। तो ये काम एक ऐसा है जो कि ऑन द स्पॉट बोलता है, और ऑन द स्पॉट आप अपनी तारीफ़ करवा रहे होते हैं, अपनी करवा रहे होते हैं, जिस डिपार्टमेंट, जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, जिस कॉलेज से पढ़ के आते हैं, जिन टीचर से पढ़ के आते हैं, उनकी तारीफ़ करवा रहे होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जी नेक्स्ट बात सक्शनिंग की हो गई। सक्शनिंग के बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सक्शनिंग के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने ग्लव्स उतार के अपने हैंड सैनिटाइज लाजमी कर लें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ मेडिकल एब्रीवेशंस की। मेडिकल एब्रीवेशंस कुछ ऐसी हैं कि कुछ पेशेंट्स होते हैं, जब आप उनके बेड साइड पर जाते हैं तो ऊपर रेड पेन से लिखा होता है डीएनआर। तो डीएनआर का जो मतलब होता है वो ये होता है कि डू नॉट रेसिस्टेट। उसका मकसद ये है कि आप कुछ नहीं कर, आप उस पेशेंट को हाथ भी नहीं लगाएंगे, बस आप उस पेशेंट को जाएंगे, देखेंगे और चले जाएंगे। ठीक है, वो डीएनआर क्यों हुआ उसकी फ़ाइल आप उसकी ज़रूर पढ़ें, बट डीएनआर पेशेंट को आप हाथ नहीं लगाएंगे। डीएनआर एक प्रॉपर जो है ना, समझ लें कि एक फ़ाइल है पेशेंट की, जिसमें हम क्या लिखा है, अच्छा वर्कशॉप होनी चाहिए। ठीक हो गया। टाइप ऑफ सक्शन प्रेफर इन कोविड आईसीयू, ओपन और क्लोज। अच्छा क्वेश्चन है ये, बट ये कोविड से रिलेटेड है, इसका आंसर मैं बाद में करूँगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर डीएनआर की मैं बात करी थी, तो डीएनआर में ये होगा कि आप उसको बिल्कुल चेक नहीं करेंगे, लेकिन डीएनआर की क्या वजहें हैं डीएनआर होने की, ये आपको पता होना चाहिए। हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, फिजियोथेरेपी के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, टोटल आप 5 ईयर्स में अंदाज़ा लगा लें कितनी बुक्स हैं। वो सारी बुक्स एक स्पेसिफिक पेशेंट पे नहीं अप्लाई हो जाती हैं, या सारे ही आपके पास अगर 100 का पेशेंट आपने देख लिया है, 100 की स्ट्रेंथ का, तो वो सब कुछ नहीं हो सकता। तो उसमें क्या होगा, व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ। अच्छा, ये बहुत हटके क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर करती हूँ अभी, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। वहाँ पर ये होगा कि डीएनआर का एक प्रॉपर फॉलोअप होता है, आप इसको डाउनलोड कीजिएगा पीडीएफ इसका गूगल से। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, उसमें बहुत सारे टेस्ट अप्लाई हुए हुए होते हैं, जिसमें से जो हम लोगों का उसमें क्वेश्चंस होते हैं, वो वहाँ पर जब किसी पेशेंट को डीएनआर करने के लिए जा रहे होते हैं, तो हमारे जो कार्डियोलॉजी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो बहुत ही समझ लें कि प्रोफेशनल किस्म के पर्सन हैं। तो वो बाकायदा कहते हैं कि जब आप डीएनआर करने के लिए जा रहे हो किसी पेशेंट को, तो एक तो पूरी टीम हो। पूरी टीम में मुराद ये कि आईसीयू का स्पेशलिस्ट भी हो, एनेस्थीसिया भी हो, फिजियोथेरेपिस्ट भी हो, और न्यूरो का डॉक्टर भी हो, तब जाके आप उसको डीएनआर करें। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसमें जो आपके जो पॉइंट पढ़ें आप सब कुछ, लेकिन जो आपके अपने पॉइंट्स हैं वो ये होंगे उस टाइम कि पेशेंट क्या आपकी कमांड को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता। डीएनआर के लिए जिस पेशेंट को आप डीएनआर करें वो आपकी कमांड को बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा। ठीक हो गया। उसको बेड सोर्स भी डेवलप हो चुके हुए होंगे। ठीक है, वो अपनी कोई मूवमेंट भी परफॉर्म करने के काबिल नहीं होगा। ठीक हो गया। हाँ, एक चीज़ है कि आप उसको इस साइड के ऊपर ज़ोर से पिंच कर रहे होते हैं, तो उसमें आप देख रहे होते हैं कि उसकी आइज़ ब्लिंक भी की हैं या नहीं की हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि न्यूरो की वाले भी कर रहे होते हैं और हम लोग भी कर रहे होते हैं। तो उस टाइम उस जगह पर जो है ना, आपको वहाँ पर खड़ा होना और उसके साथ बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। ये हो गया डीएनआर करने का तरीका। इसके अलावा जो है लास्ट में मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन का जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू एवरीवन, स्पेशली जो लोग इस वक्त जॉब्स ढूंढते फिर रहे हैं। क्वेश्चन आज ज़रूर होता है कि आप पेशेंट को मोबिलाइज़ कैसे करेंगे। तो वो एक बड़ा छोटा सा इसका जवाब है कि एक पेशेंट है, अब 2 से 3 दिन हो गए हैं उसको सर्जरी के बाद। अब उसको अर्ली, वैसे तो चाहिए कि अर्ली मोबिलाइजेशन करें। ठीक है, अर्ली मोबिलाइजेशन का मतलब है कि बस ठीक है कल ऑपरेट किया है तो आज उसको मोबिलाइज हो जाना चाहिए, नॉर्मली यही होना चाहिए। लेकिन जो कि क्योंकि ये क्रिटिकल केयर यूनिट भी होता है, इंटेंसिव भी होता है, तो यहाँ पर पेशेंट इतनी जल्दी नहीं होता मोबिलाइज।
उसमें ये कि आप पेशेंट को पहले उसके बेड से उठाते हैं, वो इतने 2-3 दिन से वो लेटा हुआ है, या वो अगर 1-1.5 दिन से भी लेटा हुआ है, तो जब वो उठेगा तो उसको चक्कर सा आ जाता है, उसकी आँखों के सामने अंधेरा आ जाता है, ठीक हो गया। और उसके बाद वो जो है ना उठता है, बैठता है, फिर जैसे आप उसको बिठाते हैं तो कोशिश होनी चाहिए आपकी ये कि आप पेशेंट पे इतना डिपेंड ना करें, वो किसी भी टाइम गिर भी सकता है, पेशेंट गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। आप उसको कहेंगे कि आप ठीक हैं, आपको चक्कर तो नहीं आ रहे, आंखों के सामने अंधेरा तो नहीं आ रहा, वो कहेगा हाँ मुझे थोड़ा बहुत आ तो रहा है, कहेंगे ठीक है थोड़ा बहुत आ रहा है, कोई बात नहीं, आप बैठे रहें। वहाँ पर आपने जो उसको ऑक्सीमीटरी लगाई हुई है यहाँ पर, वो नहीं हटानी आपने, वो लगी रहनी चाहिए, ताकि आपको पता चलता रहे। एक नेज़ल कैनुला लगा हुआ होता है वहाँ पर, नेज़ल कैनुला वहाँ पर लगा होने की जो वजह है वो ये है कि इतनी जल्दी अगर हम लोग भी 2 दिन लेटे रहेंगे तो हम एकदम से उठेंगे तो हमारा सांस भी चढ़ेगा, तो जिसका ऑपरेट हुआ है उसको तो डेफिनेटली सी बात है ना बहुत चढ़ेगा, तो नेज़ल कैनुला लगा हुआ होता है। तो उसके साथ आप क्या करते हैं कि उसको जो है ना ऑक्सीमीटर नहीं हटाते और चेक कर रहे होते हैं कि अगर तो वो उठ के बैठा है और उस चक्कर आ गए हैं फॉर एग्जांपल, और उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो उसे आप कहते हैं चलिए ठीक है आप लेट जाएं, आप नहीं चल सकते। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं इट्स ओके मैं ठीक हूँ, फिर आप उसको कहते हैं कि जो आपके दोनों हाथ हैं, थोड़ी देर उसको बिठा के अपने दोनों हाथ उठाएं, और उनको उठाने का कोई ऐसा तरीका नहीं कि उसे पूरा उठाना है, बस इतना इतना उठा लें कि आपके जो शोल्डर्स के यूँ अक्रॉस कर लें, ठीक है। वो अगर वो दोनों उठा लेता है और उसे कहें 2-3 दफ़ा ना ज़रा मुझे इनको उठा के दिखाए, वो कर लेगा। उसके बाद वो अपने पाँव को भी इसी तरीके से जो है ना एक पैडल मूवमेंट जो होती है जिसको हम एंकल पंप के तरीके से भी करवा लेते हैं, तो वो कर ले। उसमें आप फिर उसकी मॉनिटर करें उसकी सेचुरेशन, अगर उसकी सेचुरेशन बिल्कुल ठीक जा रही है, क्योंकि जो चलना है वो इन 2 मूवमेंट से ज़्यादा एग्जैचुरेटेड काम है। उसके बाद वो क्या करेगा कि अगर वो बिल्कुल ठीक है, उसकी ऑक्सीजन ठीक जा रही है, सब कुछ ठीक जा रहा है, तो आप उसको उठाएंगे, आप उसे कहेंगे जी चलें चलना शुरू करें। सो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है चलने के लिए वो ये है कि क्योंकि जो कैबेजेस ही हो रहे होते हैं मेजॉरिटी, और भी ऑपरेट होते हैं बट कैबेजेस ज़्यादा हो रहे होते हैं, उसमें ये कि जो आपका फ्रंट चेस्ट है उसके ऊपर जो है ना स्टिचेस होते हैं, तो स्टिचेस तो आपको खींच रहे होते हैं, आपके मसल को उन्होंने बड़ा टाइटली करके जो है ना उन्होंने जो है ना स्टिच किया हुआ होता है, तो उसमें आपको पेन हो रहा होता है, खिंचाव हो रहा होता है। तो स्पेशली जब हम परकशन कर रहे होते हैं और हम उनको कह रहे होते हैं कि आप कफ करें, तो उनको पेन होता है, ठीक है। इवन अगर कफ पेशेंट को नॉर्मली भी हो रही हो तो हम डॉक्टर्स आते हैं और आके उसको ऐसा सिरप या ऐसी मेडिकेशन दे देते हैं कि वो कफ ना करे दोबारा, ठीक है। तो वहाँ पर आप प्री ऑप में ही अपने पेशेंट को ये एडवाइस करके आते हैं कि आप एक सॉफ्ट सा कुशन ले लीजिएगा, उसके बाद आप आईसीयू में एडमिट होइएगा, ठीक है। क्योंकि आईसीयू में जब आप लेटे हुए होते हैं, स्टिचेस लगे हुए होते हैं, तो हम जब कफ करवा रहे होते हैं, प्रिकॉशन दे रहे होते हैं, तो हम पेशेंट को कहते हैं कि ये जो हमने आपको सॉफ्ट पिलो कहा था लाने के लिए, स्पेशली सॉफ्ट पिलो नहीं कहा था, सॉफ्ट कुशन कहा था, इसको आप अपने सामने रखें, देन कफ करें, ठीक है। आसानियाँ पैदा करें पेशेंट्स के लिए, जितनी आप आसानियाँ पैदा करेंगे उतना जो है ना पेशेंट भी आपको रिस्पॉन्ड अच्छा करेगा, ठीक है। क्योंकि पेशेंट कभी भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा अनटिल एंड अनलेस कि उसको पेन ना हो रहा, ठीक है। उसमें ये है कि आप उसको अच्छे से यहाँ पे कुशन रखें, जब वो आप उसे चलाना भी शुरू करें, मोबिलाइजेशन करें, आप उसको चलाना शुरू करें, तो आप उसको कहें कि आप जो अपना पिलो है तो आप जो अपना पिलो है उसको जो है सॉफ्ट पिलो है उसको सामने रखें और देन चलें, ताकि आपको किसी किस्म का कोई खिंचाव ना हो। अब यहाँ पर मैंने आपको 2-3 चीज़ें हैं वो बतानी है कि यहाँ पर ऐसा होता है कि कुछ ऑपरेट के बाद पेशेंट्स पैरालाइज भी हो जाते हैं, वन साइडेड पैरालाइज हो जाती है उनकी। उसमें ये है कि आप अगर उनकी फ़िज़ियोथेरेपी करवा रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उनको कोई एक्सरसाइज करा रहे होते हैं, तो आप कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करते रहा करें उनकी सेचुरेशन को, उनके रेट ना बढ़ रहा हो, ठीक है। जब पेशेंट को पेन होता है तो उसके रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और स्पेशली आईसीयू में आप पेशेंट का रेट नहीं बढ़वा सकते, क्योंकि अगर उसको पेन होगा उसका रेट बढ़ेगा तो उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो आपने उसका रेट नहीं बढ़वाना। जैसे ही आप किसी किस्म की एक्सरसाइज कर रहे हैं या उसे किसी किस्म का पेनफुल स्टिमुलस दे रहे हैं अपनी तरफ से, तो वहाँ पर आप रुक जाएं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है ना आपको रेट बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं या कुछ भी, या पेशेंट नॉन कोऑपरेटिव, क्योंकि नॉर्मली जब कोई पेशेंट आईसीयू में नहीं है, आपके सिंपल ओपीडी में आया या आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आया है और वो वहाँ पे कह रहे हैं कि मत करें मुझे पेन हो रहा है, तो वो इट्स ओके,
लेकिन आईसीयू में अगर किसी पेशेंट को वो अपने मुंह से भी नहीं कह रहा और उसके रेट्स बढ़ रहे हैं तो आप वहीं पे स्टॉप कर देंगे अपने आप को। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें वो चीज़ें थी जो कि फिज़ियोथेरेपिस्ट का रोल है, और ये इस यहाँ पर रोल ख़त्म नहीं हो जाते। यहाँ पर जो कुछ हमने किया उसको नोटेड डाउन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने उसको क्या क्या करवाया। अच्छा, अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो इंसेंटिव स्पायरोमेट्री नहीं कर पा रहे होते, वो फर्स्ट 600 वाली ही बॉल को नहीं पिक कर रहे होते, तो उसके लिए क्या हम उसको छोड़ देंगे? ऐसा नहीं करेंगे। हम उसकी फैमिली को कमांड देंगे कि जी बलून्स मंगवा लें, बलून्स मंगवा लें। तो मेरे तो जो पेशेंट्स हों जो कि इंसेंटिव स्पायरोमेट्री ना कर रहे हों, तो मैं उनको ये ऑर्डर्स दे के जाती हूँ। जब तक मैं होती हूँ तब तक तो वो मेरे डर की वजह से वैसे ही ब्लो कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे जाने के बाद मैं उनको ये कमांड के जाती हूँ कि कल सुबह जब मैंने मॉर्निंग पे आना है तो ये आपकी पूरी जो बेड साइड है, ये जो आपका पूरा बेड है, ये जो है ना बलून सारे इसमें ब्लो होकर और यहाँ लगे हुए, तो वो जो है ना उसको ब्लो करते हैं। जितने वो बलून्स ब्लो करते हैं उतना उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि जब वो बलून्स ब्लो कर लेते हैं तो वो इंसेंटिव स्पायरोमीटर भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेते होते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को इतना मुश्किल नहीं बनाना कि पेशेंट आपका साथ ही देना छोड़ दे। हमेशा आसानियाँ पैदा करें पेशेंट्स के लिए भी और अपने काम के लिए भी आसानियाँ पैदा करें, लेकिन जो लैंग्वेज आप पेशेंट के साथ यूज़ कर रहे हैं वो लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ सर्जन और फिजिशियंस के सामने यूज़ बिल्कुल ना करें। तो आई थिंक यहाँ पे जो रोल हैं फिजियोथेरेपी के वो ख़त्म हो गए हैं, और अगर इसमें से कोई स्किप हो गया होगा तो वो माइनर रोल होगा, मेजर रोल नहीं होगा। अब इस सब में जो कुछ भी मैंने आप लोगों को बताया है, इट्स योर ड्यूटी कि आप इस सब चीज़ों को एक बार ना वेंटिलेटर्स को, बायपैप को कैसे लगाना है, सक्शनिंग कैसे करनी है, कैथीटर कैसे जाएगा, ये सब कुछ आप लोग देख लें। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम लोग हॉस्पिटल्स में होते हैं और अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, और अगर हम वहाँ खड़ी किसी नर्स को कह दें ना कि ये आप इसको ज़रा डिटैच तो कर दें पेशेंट को, तो वो हमें 10 बातें पहले वो सुनाएगी, उसके बाद वो उसको डिटैच करेगी। तो बातें ना सुने। हमारे प्रोफेशन इस वक्त इतनी अच्छी पोजीशन पर नहीं है, और डे बाय डे इंशाल्लाह अच्छी पोजीशन पर भी आएगा। तो जितना आप लोगों का जो है ना नॉलेज अच्छा होगा, उतना अच्छे तरीके से आप परफॉर्मेंस भी दे सकेंगे। सो अपने नॉलेज पे कंसंट्रेट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, यहाँ पर क्वेश्चन कह रही है किरण रमज़ान मैम, प्लीज़ आंसर माय क्वेश्चन। तो मुझे याद नहीं है किरण आपका क्वेश्चन क्या था, सो डू राइट इट अगेन। आपका क्वेश्चन जो भी था, यहाँ पर जो रोल ऑफ फिजियोथेरेपी है आईसीयू वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं इसके बाद आईसीयू से रिलेटेड तो प्लीज़ क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि 4 to 5 का सेशन था, 5-4 हो चुके हैं। सो एक जल्दी से इसको क्वेश्चंस करके और आपके अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम सॉल्व करें यहाँ पर। थैंक यू अक्सर बतूल, थैंक यू सो मच। सो किरण रमज़ान, आपका जो क्वेश्चन था उसे काइंडली रिपीट कर लें। कुशन के साथ जो पेशेंट कफिंग करते हैं, क्या हम उनको प्रकशन दे सकते हैं? कुशन के साथ जो पेशेंट कफिंग करते हैं, देखिए मुझे आपका क्वेश्चन स्टिल अभी समझ नहीं आया है। कुशन तो आप सामने उसको अप्लाई करते हैं ना, उसके बाद कफ़ तो हम उसको कमांड देते हैं कि कफ़ करें, क्योंकि जो उनकी मेडिकेशंस सर्जन से और फिजिशियन से रिलेट होकर चल रही होती हैं वो इस तरीके की होती हैं कि वो कफ़ ना करें। वो कफ़ नहीं करते, हम उनको कमांड देते हैं कि आप कफ़ करें, क्योंकि जितना वो कफ़ करेंगे उतना वो स्पुटम बाहर निकालेंगे। बिल्कुल हम उनको सामने कुशन रखवा के उनको कफ़ कर वो कर रहे होंगे, तो हम मज़ीद उनको पीछे से प्रकशन दे रहे होंगे कि जितना निकल रहा है अगर नीचे कोई रह गया तो वो भी बाहर निकल आए, बिल्कुल हम देंगे उसको। कुद्दूसिया इंतज़ार अहमद, डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल वर्सेस टेक्निक्स। ये जो टेक्निक्स हैं ये जो है रोल में हमारे नहीं है, और ये जो टेक्निक्स हैं ये वर्कशॉप का पार्ट है, इनको हम वर्कशॉप में देखेंगे। अच्छा जी, सॉफ्ट कुशन प्रेशर रिड्यूस करने के लिए दे रहे हैं, प्रेशर रिड्यूस कर सॉफ्ट कुशन हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सामने तो स्टिचेस हुए हुए हैं। ठीक है, स्टिचेस जो है ना वो क्या क्या करते हैं कि खींच के रखते हैं ना बहुत ज़्यादा मसल के मैस को, स्किन को ऊपर से टाइट कर रहे होते हैं,
तो उसमें ये कि आपको ना इरिटेशन इचिंग हो रही होती है और काफ़ी पेशेंट इचिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वैसे तो बैंडेजेस हुए हुए होते हैं ऊपर से, क्योंकि पेशेंट का कोई भरोसा नहीं है, उसका हाथ लगे वो कर ले और खुदा ना खास्ता कोई स्टिचेस हो जाए या ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाए। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि वहाँ पर हम कुशन इसलिए अप्लाई करवा देते हैं कि वो उसके सहारे पर, क्योंकि हम कफ करते हैं तो हम यहाँ हाथ रख लेते हैं, तो हम उसके उस कुशन को यूज़ करते हैं एक सहारे के तौर पे कि वो उसको सॉफ्ट भी लगे और वो आराम से कर सके। अच्छा जी, इधर एक क्वेश्चन आ रहा था। क्वेश्चन है कि नर्सिस भी फिजियोथेरेपिस्ट को वैल्यू नहीं देती। वैल्यू इंसान ने अपनी खुद करवानी होती है, और सबसे ज़्यादा वैल्यू इंसान की तब होती है जब वो रिस्पॉन्सिबल होता है, अपनी ड्यूटीज़ को फुली जो है ना परफॉर्म करता है, और जो है कुछ ऐसे काम करता है जिसके बाद उसकी तारीफ़ हो रही होती है। तो जब ऐसा कोई बंदा हो तो वो उसको डी वैल्यू नहीं करता। डी वैल्यू हम अपने आप को खुद करवाते हैं, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ टेक्निक्स की वजह से, लैक ऑफ जजमेंटल डिसीजंस की वजह से हम खुद करवाते हैं अपने आप को डी वैल्यू। तो वहाँ नर्सिस तो क्या, वहाँ कोई वार्ड बॉय खड़ा हुआ भी आपकी इंसल्ट कर सकता है। अच्छा जी, किरण रमज़ान का फिर से रिप्लाई आ गया है कि थैंक यू, वेलकम किरण। मैम ने कोविड के रिलेटेड भी क्वेश्चन किया था कि कोविड के पेशेंट्स में भी प्रिकॉशन देते हैं। कोविड के पेशेंट्स में प्रिकॉशन दे सकते हैं। अगर आप देखें उसका एक्सरे में अगर स्पूटम है, सॉरी स्पूटम में वाइटिश उसके लंग्स अगर हैं, तो यस प्रिकॉशन दें। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। मैंने लास्ट ईयर 2020 में जब कोविड की फ़र्स्ट वेव आई थी तो इसके ऊपर मैंने बाकायदा तौर पे एक ब्रीफ पोस्ट ऐड की थी अपनी एफबी पे कि जो फिजियोथेरापिस्ट का जो रोल है कोविड में वो ये है कि आप लंग्स की एंड्योरेंस मेंटेन करवा सकते हैं। सारा मामला तो लंग्स का है कोविड में। कोविड हुआ है या नहीं हुआ है, मैं ये समझती हूँ कि हम सब लोग जो नॉर्मल हैं, जिनको कोविड नहीं हुआ है, जो अभी तक बचे हुए हैं या जिनको होके गुजर गया है, वो भी डेली सुबह के टाइम हफ करने की कोशिश करें। हफ करने, कफ का ही बहन है ना हफ, वो करें, लाजमी करें हफ। और उसके बाद इंसेंटिव स्पायरोमीट्री भी करें, और उसको करने से ये होगा कि आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ सकती है, आपकी लंग इंड्योरेंस भी बढ़ सकती है। तो जो चीज़ जितनी अच्छी लंग्स आपके अच्छे होंगे, उनकी इंड्योरेंस अच्छी होगी, तो अगर कोविड हो भी जाता है खुदा ना खास्ता, तो आप उसमें जो है ना किसी इंटेंस कंडीशन पे नहीं पहुंचते। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारा कोविड में फिजियोथेरेपी का। और प्लीज़ इस चीज़ को मैक्सिमम, इस चीज़ को आप लोग अपनी कम्युनिटी में भी स्प्रेड इट आउट करें और अपनी फैमिलीज़ में भी स्प्रेड इट आउट करें। इवन मेरे जो अपने जो पेशेंट्स हैं, मैं उनको अक्सर उनको फॉलो अप में ये चीज़ लिख के दे रही हूँ कि डू इंसेंटिव स्पायरोमीट्री, डू इंसेंटिव स्पायरोमीट्री कोविड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी। अच्छा जी, क्या क्वेश्चन पूछा है अक्सर शेख ने। मैम मैंने 10 टाइम्स आपसे आईसीयू में पेशेंट की रिकवरी का ड्यूरेशन, हाँ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ गुड क्वेश्चन। पेशेंट की रिकवरी 6 to 8 डेज़ में हो जानी चाहिए, बिल्कुल हो जानी चाहिए 6 to 8 डेज़ में। लेकिन अगर पेशेंट की रिकवरी 6 to 8 डेज़ में नहीं हो रही है तो फॉल्ट किसका है? फिजियोथेरेपिस्ट का है, उसने काम नहीं किया सही से, पेशेंट पे एफर्ट नहीं की। ठीक है, तो जहाँ पर वहाँ पर क्या आता है, 6 to 8 डेज़ जो पेशेंट रह लेता है ना आईसीयू के अंदर, वो ऐसा हो जाता है कि वो अगर वो विलिंग वाला पेशेंट भी होगा तो वो नहीं करेगा, वो बहुत ज़्यादा वो फिर चला जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस मोड पे, वेंटिलेटर पे रहेगा, देन वो डीएनआर पे आ जाएगा, बेड सोर्स डेवलप हो जाएंगे, और फिर वो अल्लाह ताला को प्यारा ही होगा। तो इसलिए उसको पहले ही दिन से उसके ऊपर अपनी कमांड रखें पेशेंट के ऊपर। ठीक हो गया। लेकिन ये है कि कुछ पेशेंट्स 40 डेज़, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि एक पेशेंट थे हमारे आईसीयू में, काफ़ी एजड थे, और वो 60 डेज़ निकाल चुके थे आईसीयू में। तो जो है उनके ऊपर एफ़र्ट की गई थी, मैंने भी की थी, मेरे सीनियर ने भी की थी। तो जब वो उठ के चले थे तो फिज़ियोथेरेपिस्ट की तारीफ़ से, उसकी अप्रिसिएशन से पूरा जो आईसीयू है वो गूंज उठा था, और वो दिन मुझे कभी नहीं भूलता। सो इसलिए इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि अपने पेशेंट को वाकई में अपना समझ के उसके ऊपर एफ़र्ट किया करें, ताकि जो फिज़ियोथेरेपी की जो डोमेन है और फिज़ियोथेरेपी का जो डिपार्टमेंट है वो मज़ीद
रिस्पेक्टेबल बने। रिस्पेक्ट हमने खुद करवानी है अपनी, किसी ने हमें उतर के नहीं आना नीचे जो हमारी रिस्पेक्ट करवाएगा। जैसे किरण रमज़ान का फिर एक क्वेश्चन आ गया है कि मैम वन मोर क्वेश्चन प्लीज़, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस मोड में क्या डिफरेंस है? इन दोनों मोड्स में ये डिफरेंस है कि स्पॉन्टेनियस जो नॉन स्पॉन्टेनियस जो मोड होगा उसमें ये होता है कि पेशेंट उसमें नेचुरली तो ब्रीथ नहीं कर रहा होता, कर ही नहीं रहा होता, उसमें हम वेंटिलेटर दे रहा होता है उसे, ठीक है। और नॉन स्पॉन्टेनियस में स्पॉन्टेनियस में ये होता है कि पेशेंट जो है ना कुछ ब्रीथ करने की कोशिश कर रहा होता है, और वो जो ब्रीथ है वो हम लोगों ने चेक करनी होती है ट्रायल बेसिस पे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन है मनानुल हक का कि एक इंसेंटिव स्पायरोमीट्री एंड कोविड पेशेंट इंडिकेटर नॉर्मल ओल्ड एज COPD पेशेंट इन ICU। हाँ, इसके अलावा हम उसको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस भी, ये मनान आपके क्वेश्चन का आंसर है, आप उसमें उसको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। और आप उसको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के अलावा आप उसको जो है ना, आप खुद उसका पोस्टल ड्रेनेज भी कर सकते हैं। पोस्टल ड्रेनेज भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पोस्टल ड्रेनेज से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी याद आई है कि ICU पेशेंट की पोजीशनिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि वो एक पोजीशन में लेटे लेटे नीचे से उनके अंदर बेड सोर्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये भी आपका रोल है कि आप उसकी जो पोजीशन है वो चेंज करें। या पोजीशन वो करवट तो नहीं ले सकता, ICU का पेशेंट खुद से करवट नहीं ले सकता। ICU के पेशेंट को आपने करवट दिलवानी है तो यहाँ पर आपका जो दिमाग है वो काम करेगा कि आप पिलोज़ उठाएं, वहाँ पे अगर कोई ब्लैंकेट पड़ा हुआ है उसको उठाएं, उसको थोड़ा सा ऊपर उठाएं और उसको फोल्ड करके और पीछे सहारा दे दें उसको, उस पिलो से, उस ब्लैंकेट से उसको सहारा दे दें, और वो ताकि अपनी जो है ना पोजीशन चेंज कर ले। और इवन हम लोग क्या करते हैं कि ग्लव्स के अंदर पानी डाल के और ग्लव्स को ऊपर से बांध देते हैं और उसके ऊपर हम पेशेंट का हाथ रख देते हैं, ताकि जो है ना वो चादर के साथ जो है ना बेड की उसके साथ ना टच हो, उस ग्लव्स के ऊपर टच हो। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि प्रैक्टिकली हैं, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मैं बता रही हूँ तो ये वैसे बुक्स में भी नहीं लिखी हुई ये बातें, ये आपका अपना जजमेंट है। तो आई थिंक मज़हर इकबाल कह रहे हैं जी कि बिहेवियर एंड लैंग्वेज इज़ द बेस्ट वे टू कंट्रोल टू टेक ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट पेशेंट। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात कर रहे हैं मज़हर आप, कि हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम देखिए, हम लोग जो भी हैं, हम सबसे पहले एक इंसान हैं, हमारी अपनी भी पर्सनल लाइफ्स हैं, हम खुद भी बहुत सारी चीज़ों में घिरे हुए होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें हमें अपने घर छोड़ के आनी चाहिए। जब हम हॉस्पिटल आ रहे हैं या हम अपने क्लिनिक सेटअप पे जा रहे हैं तो हमें ये सारी चीज़ें घर छोड़ के आनी चाहिए। हमारा जो बिहेवियर है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि फिर उसको जो है ना लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हो। कभी भी आप पेशेंट पे अगर गुस्सा कर रहे हैं ना तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। पेशेंट ठीक होने के बजाय ना उल्टा डिप्रेस हो जाएगा। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, आप बहुत सही बात कर रहे हैं। चलें जी, आई थिंक यहाँ पर सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और टाइम भी ज़्यादा ही हो गया है। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर कोई और क्वेश्चन है। behzad अली, आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दिया है और अब सेशन भी यहाँ पर कंप्लीट है। तो सेशन की कंप्लीशन पे मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगी कि जो आप लोगों का इखलाक है उसको अच्छा बना के रखें, जितना हो सकता है उसको अच्छा बना के रखें। कोई भी बच्चा जिस घर में पैदा होता है तो वो पैदाइशी तौर पे इखलाक जैसी चीज़ नहीं लेके आता, लेकिन जिस फील्ड में अब हम लोग आ गए हैं उस फील्ड में हमारा इखलाक अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपका इखलाक आपको फ़र्श से उठा के अर्श पे बिठा देता है, और आपका इखलाक ही आपको फ़र्श से उठा के अर्श से उठा के फ़र्श पे भी बिठा देता है। इसलिए अपने इखलाक का, और बोलने से पहले क्या बोल रहे हैं, किसी को क्या जवाब दे रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इस चीज़ पे तवज्जो दें। एंड आई होप कि मेरा सेशन अब यहाँ कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन है शायद यहाँ पर, हारिस आशिक हैं शायद यहाँ पर। अच्छा, अभी क्वेश्चन चल रहे हैं स्टिल। If patient is on ventilator or not in ICU but his or her oxygen saturation is decreasing, what to do? ऑक्सीजन सेचुरेशन डिक्रीज़ हो रही है तो आप उसको नेबुलाइज करें, फटाफट उसको नेबुलाइज करें, एटन प्लानर से करें, म्यूकुलेटर से करें। उसके बाद आप उसको देखेंगे कि सेचुरेशन मेंटेन होनी शुरू हो गई है, ठीक है। और उसके बाद जैसे उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन होनी शुरू होती है, आप उसको फटाफट कफ़ करवाना शुरू करें, हफ़ करवाना शुरू करें, ताकि उसके जो लंग्स हैं
जो कि वो डिक्लाइन में जा रहे हैं वो अपने आप को डिक्लाइन होने से वापस बाहर निकालें, ठीक है। फिर मेरे ख्याल में शायद शी इज़ फेसिंग समथिंग, तो इसलिए पुशिंग। चलिए, मेरा ख्याल है मेरा यहाँ सेशन अब कंप्लीट हो गया है, सो मैं अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। सो आप लोग काइंडली मुझे इजाज़त देंगे या मैं खुद ही फिनिश कर दूँ? बेहजाद आप काइंडली मुझे इस चीज़ के ऊपर बता दें। नहीं, इंशाल्लाह हम लोग इस चीज़ के ऊपर एक वर्कशॉप अरेंज करेंगे, क्योंकि वर्कशॉप के बगैर काफ़ी सारी चीज़ें इस सेशन में समझाना मुश्किल था मेरे लिए भी। थैंक यू वली मोहम्मद फॉर सच अ नाइस कमेंट, थैंक यू। सो अब मेरा ख्याल है लाइव सेशन अब कंप्लीट है, सो आई एम गोइंग। सब लोग अपना अपना ख्याल रखें, कोविड कंडीशन है तो मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि आईसीयू में पड़ा हुआ वो वेंटिलेटर और आईसीयू में पड़ा हुआ वो ऑक्सीजन मास्क आपके जो 15 या 20 रुपीज़ का मास्क है उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसको लगाना शुरू कर दें, नहीं लगा रहे हैं तो, और अपने आप को सैनिटाइज करते रहें। Thank you so much. Take care of you all.